Hello students, today we are going to discuss the second session of the fourth poem, A Thing of Beauty, composed by John Keats. Session number 2. In this session, first of all, we will discuss glossary. Then after, it would be an explanation, then figure of speech, and finally it would be a question answer session on today's discussion. So let us learn new words. It's glossary. First of all, sprouting. Sprouting, it means to develop suddenly in large numbers. And shady boon, boon means blushing. A shade which is helpful to someone, which seems as if it is a blessing to someone. Shady boon. Covert, it means not openly known or displayed. Covered. Grandeur means so as to impress. Glory, we can call it. Doom's last day of existence. Immortal, living forever, which never die, immortal. And heavens bring the door of God's home. Third stanza. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. Friends, such the sun, the moon means in the last stanzas we had discussed now. In spite of despondence, hopelessness होने के बावजूद, dearth of human noble nature, हम डार्कन वेज ढूंढ लेते हैं. ग्लूमी वेज हम ग्लूमी सिचुएशन में हम चले जाते हैं, पर फिर भी सम शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पोल. कई ऐसे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है, आर्टिकल्स है जो हमारी लाइफ में से दुख निकालते हैं, दूर करते हैं. और ऐसे शेप्स कौन से हैं? जैसे कि सच द सन, द मून, दिस आर शेप्स ऑफ ब्यूटी. ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो, ये ट्रीज क्या करते हैं? स्प्राउटिंग अ शेडी बुन. स्प्राउटिंग अ देते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं. क्या? अ शेडी बुन. शेड मानी छाया, आशीर्वाद के रूप में, एज अ ब्लेसिंग. इट स्प्राउट्स अ ब्लेसिंग लाइक शेड, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बट इवन फॉर अ सिंपल शिप. एक सिंपल से शिप के लिए भी, एक एनिमल के लिए भी ये छाया देते हैं. तो ये कितनी ब्यूटीफुल बात हो गई, समझो. ए सन, मून, ट्रीज ओल्ड और यंग, दे स्प्राउट अ शेडी बोन फॉर इवन अ सिंपल शिप. एक शिप के लिए भी ये छाया देते हैं. और ऐसा ही डैफोडिल्स का है. एंड सच आर डैफोडिल्स विथ ग्रीन वर्ल्ड. ग्रीन वर्ल्ड का मतलब होता है नेचर. दे लिव इन. नेचर में डैफोडिल्स का भी ऐसा ही पॉजिटिव इफेक्ट्स है. एंड क्लियर रिल्स. रिल्स का मतलब होता है झरने. झरने भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पे बताया गया है. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर. वो क्या बना लेते हैं? झरने होते हैं ना, तो झरनों के जो बॉर्डर होते हैं बच्चों, वो पानी जो होता है वो एक तरह से नीचे की ओर स्प्रेड होता है, तो ऊपर की ओर मिट्टी से एक कवर बन जाता है. हॉट सीजन में, गर्मी में, ये इस तरह से झरने जो बहते रहते हैं तो उसके ऊपर एक कवर सा बन जाता है. तो ये झरने एक कूलिंग कवर बना लेते हैं. मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. अगेंस्ट का मतलब है अगेंस्ट द हॉट सीजन. एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉरेस्ट होता है, मिड फॉरेस्ट का मतलब होता है मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जहां एक जगह रहती है जहां ट्रीज नहीं है, ऐसा जो खाली सा थोड़ा हिस्सा होता है उसको कहा जाता है मिड फॉरेस्ट ब्रेक. और ये आधी लाइन है, इसको हम पूरा नेक्स्ट स्टैंजा में करने वाले हैं. Here the poet describes the beautiful things which are present on the earth like sun. These are the sun, moon, trees, flowers, daffodils.
and the rivers. These are the shapes of beauty which remove pall, dark clouds from our lives. Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creature by earth. He further describes that the trees provide us with their shade, trees shower flower with their beauty, and rivers with their coolness during the hot summers. All of these means all these objects are the beauties of nature which are like a boon. हमारे लिए मानो आशीर्वाद है. It's like a boon for us. Rich with sprinkling of fair musk rose blooms. हमने लास्ट में पढ़ा था मिड फॉरेस्ट ब्रेक, वहां से ये कंटिन्यू करने वाले हैं हम. मिड फॉरेस्ट ब्रेक जो होते हैं, मैंने फिर से बताया कि फॉरेस्ट में थोड़ा हिस्सा ऐसा होता है कि जहाँ पे पेड़ नहीं होता है, एकदम सा स्पेस होता है, उसे ब्रेक कहा जाता है. और ये जो खाली हिस्सा होता है वो किससे भरा होता है? रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. मस्क रोज इट्स अ टाइप ऑफ रोज. ऐसे रोजिस से ये भरा होता है, स्प्रिंकलिंग ऑफ, और ये रोजिस ब्लूम करते हैं. तो ऐसे रोजिस से फॉरेस्ट मिड फॉरेस्ट ब्रेक है वो भरा होता है, वो भी अपने आप में एक ब्यूटी प्रेजेंट करता है. एंड सच टू, और ऐसी ही ब्यूटी क्या है? इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. ग्रैंडियर्स का मतलब होता है ग्लोरी ऑफ द डूम्स मानी डेथ, जो लोग मर गए हैं. ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड. माइटी डेड का मतलब होता है बच्चों ऐसे लोग जो मर गए हैं और जो लोग हमें मोटिवेट करते रहते हैं, ऐसे ग्रेट पीपल, माइटी डेड. उन लोगों की जो ग्लोरी है, उनकी जो कहानी है, लाइफ है, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, ये भी ब्यूटी ही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही है. क्योंकि हमें वो मोटिवेट करते रहते हैं, उनकी कहानियां, उनकी बातें, इट मोटिवेट्स अस. एंड दैट्स व्हाई हियर इट इज मेंशन ऑल लवली टेल्स मीन स्टोरीज दैट वी हैव हर्ड और रेड. जो हमने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है कहानियां, ये महान आत्माओं के बारे में जो लोग मर गए हैं, माइटी डेड, उनकी कहानियां, ग्रैंडियर, उनकी जो कहानियों में एक मोटिवेशन छुपा हुआ है, उसे यहाँ ग्रैंडियर, ग्लोरी कहा है, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही है. एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक. इन कहानियों में से एक मोटिवेशन का फाउंटेन निकलता है, फ्लो ऑफ मोटिवेशन. वो कैसा है? एंडलेस, जो कभी खत्म नहीं होता. ऐसी ब्यूटी वो प्रेजेंट करता है. वो माने क्या? कहानियां इन महान आत्माओं की, मोटिवेशन जिससे हमें मिलता है, वो मैसेज, वो एक फाउंटेन है, इमोर्टल ड्रिंक, जो जिसका ये ऐसा ड्रिंक है जो कभी खत्म नहीं होगा. हम पीते ही रहे और उसमें से हमें मोटिवेशन मिलता ही रहे और उससे हमें एक जॉय मिलता रहता है. तो ये कहानियां अपने आप में एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक है, जो कि पोरिंग मानी ऊपर से पोर हो रही है, हम पर गिर रही है, हमारे अंदर उतर रही है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिक, होम ऑफ गॉड. ब्रिंक किसे कहते हैं? एक जो पानी का फ्लो होता है, जाता है और सडनली नीचे की ओर फॉल हो जाता है, तो वो जो एज बनता है उसे ब्रिंक कहते हैं. तो हेवन से, ऊपर से, ये जो आत्माएं ऊपर है, उनकी जो अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें हैं, मैसेजेस है, मॉरल है, वो हमारे ऊपर ऐसे एज अ फाउंटेन, एक फाउंटेन के तौर पर हमारे ऊपर आता रहता है. ये मोटिवेशन से हम बढ़ते रहते हैं. वो इट इज लाइक अ इमोर्टल ड्रिंक विच कम्स ऑन अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. The poet further
carries on with the description of the more beautiful things present on earth, such as the beautiful musk roses, which have such a nice fragrance. Secondly, he describes the tales of the mighty warriors who laid their lives for their countries or for humanity, which gives us inspiration, motivation. He says that these beautiful things are the gifts from God for all of us. They are like a nectar given by God to us. And these are those beauties which are immortal and give us a reason to live on this earth, despite having so many sorrows in our life. Now let's discuss poetic devices. In the first stanza, such the sun, the moon, trees, old and young, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शिप. सबसे पहले तो यहाँ पे वी कैन सी ट्रीज ओल्ड एंड यंग. टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज in the same sentence, and that's why it is antithesis. The figure of speech is antithesis. Opposite words old and young are used in the same sentence for poetic effect. Secondly, it's the alliteration because sa is the sound, consonant sound, initial consonant sound, which reflects in neighboring words such the sun. Here it is mentioned alliteration, the sound of consonant s is repeated in the words such and sun, and that's why it's alliteration. And such are daffodils with the green world they live in. First of all, green world represents nature. So replacing word shows metonymy. Replacing word shows metonymy. Here green world represents the nature, and that's why it makes it metonymy. The word green world represent nature. Second line, and clear rails that for themselves a cooling covert make. Here cooling covert, see, C is the sound, consonant sound, which is found repeated in the nearby words. Alliteration. Second, it's anastrophe. There is inversion in the construction of the sentence for poetic effects. देखिए, and clear reels that for themselves a cooling covert make. Clear reels make a cooling covert for themselves. That's the right order of the sentence. But here, the order of the sentence is changed. Inversion is in the construction, and that's why it's anastrophe as figure of speech here. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. पहले तो first of all it makes irony. The meaning is exactly the opposite for the grandeur of the dooms. It suggests destruction. Grandeur, glory of the death, glory and death. It presents destruction. So irony reflects in this first line. Secondly, it's a paradox because it's outwardly a false statement which has hidden truth, that though the great people are dead, their glory lives. That is the truth hidden inside the statement which is outwardly false. O lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal dream. First of all, it's tautology. Different words are used to present the similar meaning. Which are the words? Endless means everlasting, and immortal, which never gets an end. These two words, they are different, but they reveal the same meaning. They have the same meaning, and that's why tautology is the figure of speech used here. Next one is alliteration. We have heard, ha ha.
H sound, you know, is repeated here, and that's why it's alliteration, the figure of speech in this stanza. An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. First of all, it's hyperbole because it's an overstatement that there is an endless fountain of immortal drink pouring unto us from heavens ash. It's overstatement, and that's why it is hyperbole. Secondly, it's tautology. Again, repeatedly we are discussing the same thing. Endless and immortal, both reveals the same meaning in different words, and that's why it's tautology. Metonymy, heaven's brink represents God's house. Heaven's brink represents God's house. Replacing word. It is metonymy. And here internal rhymes we can see it is bring, producing the same sound at the end of each line. It makes a rhyme, internal rhyme. That's it for figure of speech. Now let's move on to questions and answers. First question: what does the line "Therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth" suggest to you? What's the meaning of this line in this poem? This line means that we get attached to the beautiful things around us and weave a pretty band, beautiful band, which bind us with our life. And it becomes the reason for us to live. Second question: what makes human being love life in spite of troubles and sufferings? What makes human being love life instead of difficulties? Here, the eternal beauty is the answer in one word. What makes human being love life? Eternal beauty of various things gives us happiness and relaxation, and it makes us love life in spite of life's troubles and sufferings. Third question: why is grandeur associated with the mighty dead? Grandeur associated with mighty dead. The noble deeds means actions. Nobles means good qualities deeds. Noble deeds of the brave men who sacrificed their lives are an inspiration for us, which is an inspiration for us forever. And the beautiful legacy of their beauty, which they have left, is the grandeur, is the glory, which is associated with the mighty dead, great people who died. Fourth question: do we experience things of beauty only for short moments? Do we experience only for short moments? First answer we will give. Or do they make a lasting impression on us? Answer: according to the poet, a thing of beauty is a joy forever. Even if we see it for a few moments, it has a lasting impression on us, and its beautiful memory stays with us forever, which inspires us to live despite the ruthlessness of life. Fifth question: what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? Here, the beautiful bounty of the earth is described by endless fountain of immortal drink, which signifies that God bestows us, God grants us with all His beautiful creations, which help us live despite the sad, gloomy aspect of life. That's it for this session, friends.